औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातब हूँ और 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स आज 13th चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज, और उसके MCQs करेंगे। तो 13th चैप्टर जो है ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का था और इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अगर आपने ये शुरू से मेरे साथ चल रहे हैं और नहीं चले तो इस वक्त भी चल लें, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 13.1 के लिए हमने वीडियो 77, 78, 79 तीन वीडियोस में ये एक्सरसाइज हमने की। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 के लिए वीडियो 88 और वीडियो 89 पब्लिश की और फिर 13.3 एक्सरसाइज के लिए हमने 90 to 98 9 वीडियोस जो है पब्लिश की। और आज की ये एक्सरसाइज जो इन सारी एक्सरसाइज का एक रिव्यू होता है, जब तक आप पूरा टेक्स्ट पढ़ते नहीं हैं, पूरी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो फिर इस ऑब्जेक्टिव टाइप को या MCQs को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रटलाइजेशन नहीं है, चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, आप पढ़ते जाएंगे। आपको इवन ये जो 4 आंसर्स होते हैं, एक करेक्ट आंसर होता है, बाकी 3 जो है वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। बाकी 3 को क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर्स, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके दिमाग को मुंतशिर करते हैं, आपकी सोच को कंफ्यूज कर देते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन, एक अच्छा पेपर सेटर जो है वो वाकई ऐसे डिस्ट्रैक्टर रखता है कि अच्छा खासा अगर नॉलेज आपको कंफर्म्ड भी है तो फिर भी वो जो डिस्ट्रैक्टर्स है वो पूरी तरह आपको डिस्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। तो अगर आपने ये काम किया हुआ है तो फिर वो डिस्ट्रैक्टर्स जो है वो आप पर इतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो उन डिस्ट्रैक्टर्स को इनअफेक्टिव करने के लिए, रटलाइजेशन से बचने के लिए, जो स्टफ्ड नॉलेज है उससे बचने के लिए आपको ये काम हर सूरत करना चाहिए। और अभी भी मेरी आपको हदायत है कि फौरी तौर पर 13.1 जो है उसको पहले शुरू करें, फिर 13.2 को शुरू करें, फिर 13.3 को शुरू करें और एंड पर जाकर इसको करना जो है वो आपके लिए मुश्किल रह ही नहीं जाएगा। और तरतीब से काम करना सीखे, फिर इंशाल्लाह जो है वो काम होता जाएगा। जी आइए अब हम एक्सरसाइज, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 को शुरू करते हैं। MCQs है, क्वेश्चन 1 है और इसके अंदर 13 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें क्या वो आपसे क्वेश्चन करता है और क्या ऑप्शन देता है। तो बुक अपने सामने रखें, पेज खोल ले, कहाँ से? 237 से। जी पेज 237 है और मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है द सर्कमफिरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। सर्कमफिरेंस क्या होता है? सर्कमफिरेंस, जब आप ये सर्कल ड्रा करते हैं तो ये जो बाउंड्री है ये सर्कमफिरेंस होता है। तो सर्कमफिरेंस जो है उसने कहा है कार्ड है, सेगमेंट है, बाउंड्री है। तो बाउंड्री जो है C, तो C जो है आपका आंसर दुरुस्त होगा। तो C आई हैव पुट हियर। जी ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि रट्टा मत लगाएं। ये जो एक करेक्ट आंसर है, फौरी तौर पर आपका दिमाग कंफर्म्ड वहां पहुंचना चाहिए और जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनका आपके दिमाग पर असर नहीं होना चाहिए। ये उस वक्त ऐसा होगा जब आपका अपना नॉलेज जो है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म्ड है, डाउटफुल नहीं है। जी नंबर 2 पर है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड। कोई लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, तो टेंजेंट है, सीकेंट है, कॉर्ड है। जी तो टेंजेंट जो है, अब जरा आप गौर से देखिए, ये टेंजेंट जो है जी, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, जो और टेंजेंट
टेंजेंट जो है उसने दिया हुआ है, ये जस्ट टच करती है, और कार्ड जो है वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, और जो जस्ट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है आपस में, और जो लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है दो पॉइंट से, वो जो है वो सीकेंट होता है। टेंजेंट और सीकेंट, टेंजेंट एक पॉइंट को टच करता है और सीकेंट जो है वो उसके अंदर से गुजर जाता है और दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। और जो तीसरी चीज है वो कॉर्ड है, कार्ड दो पॉइंट्स को जस्ट ज्वाइन करता है, तो वो उसके अंदर से नहीं गुजरता। जी ये हो जाएगा कौन सा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट, तो बी हो जाएगा। जी मैं जो करेक्ट आंसर है उनको लिखता जा रहा हूं, लेकिन पेपर में आपने क्या करना है, वहां पर ए बी सी के ऐसे दायरे लगे होंगे चार, अंदर ए बी सी लिखा हुआ होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो से अभी बी करेक्ट है, तो आपने इसको डार्क कर देना, यूं आप करेंगे, और वो कार्बन पेंसिल के साथ या जो वो भी ब्लैक मार्कर है आपके साथ, तो आपने उन आंसर्स को यूं कर देना है। तो क्योंकि कंप्यूटर की मदद से वो चेक किए जाते हैं, आंसर इस तरीके से लिखा जाता है, तो वो जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उस पर सिर्फ ऑप्शन दी जाएगी, तो आपने उस ऑप्शन को क्या कर देना, डार्क कर देना, और बाकियों को नहीं छेड़ना, और दो डार्क करेंगे तो तब भी गलती होगी, सिर्फ एक को डार्क करेंगे। जी नंबर 3 पर आ जाए, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, ये दो रेडियाई है और ये एक आर्क है, ये जो है ये क्या कहलाता है। अब ये चीजें जो है जब प्रॉपरली पढ़ी होती हैं, तो अब उसने तीन चीजें दी है, सेक्टर है, सेगमेंट है, कार्ड है। ये सेक्टर है, सेगमेंट जो है वो कार्ड जब ड्रॉ करते हैं तो वहां सेगमेंट बनता है, ये सेक्टर है। जी फोर्थ पर आ जाए, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो और यहां पर ये सर्कल ड्रॉ कर, इसमें कोई भी पॉइंट उसको अगर आप इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन करें तो यहाँ एंगल जो है ये 90 डिग्री बनता है। तो ये बात वो कह रहा है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होता है, और π/2 इसको बोलते हैं ए है। जी फोर्थ का ए है, सॉरी मैं ब्रैकेट असल में डालने की आदत बनी हुई है, तो 3 का मैंने बताया, 3 का आपको बताया ए, 3 का बताया ए, और 4 का भी ए, और 5 पर आ जाए, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस, रेडियस को 2 टाइम्स कर दे, ये रेडियस होता है, इसको 2 टाइम कर दे, यानी ये रेडियस है तो ये सारा डायमीटर है यहाँ से, और ये 2 रेडियस हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये 5वें का बी है। जी 6th वर्ड है, द टेंजेंट एंड रेडियस, द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट, ये रेडियस है। चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अगर आपने प्रॉपरली की है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रेडियस है, कहता है द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, अब यहाँ पर आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते रहे हैं, यहाँ ये 90 डिग्री एंगल होता है, तो यही वो बात कह रहा है, पैरेलल है, नॉन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर सी जो है वो दुरुस्त है, सी। पढ़ा हुआ है तो बातें आपको समझ आ जाएंगी, नहीं पढ़ा हुआ तो देन यू विल फील प्रॉब्लम ही है। और 7 नंबर पर आ जाए, सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स, सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन, दो सर्कल अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, करीब लाते हैं, अगर उनके 3 पॉइंट देखे, अगर दो सर्कल यूं है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
एक पॉइंट पर करेंगे तो ये टच कर रहे हैं और एक पॉइंट भी कॉमन नहीं है। अगर इनके कहीं भी 3 पॉइंट हम ओवरलैप करा दें तो ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। 3 पॉइंट कॉमन सर्कल के नहीं हो सकते, सिर्फ ऐसे दो सर्कल्स के 3 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं जो पूरी तरह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, पूरी तरह एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जैसे दो साइज की दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे बिल्कुल सीध में आ जाती हैं। तो इसी तरह 3 पॉइंट्स ओवरलैपिंग सर्कल्स जो है उनके होते हैं। तो यहां पर ये 7th है ए। 8th पार्ट है, if two circles touch each other, their centers and point of contact are। अगर दो सर्कल्स जो है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर, देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, ये तीनों चीजें जो है, दो सर्कल्स अगर एक पॉइंट पर टच करते हैं तो ये तीनों चीजें जो एक लाइन पर आ जाती हैं, कोलिनियर हो जाती हैं। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो ये बात उसने कही है। ये कोइंसिडेंट है, नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर है। सी वाला जो है वो दुरुस्त है, कोलिनियर है जी। द मेजर ऑफ द 9th में पढ़ रहा हूं, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज। तो ये इनफैक्ट जो है ऐसी जो शक्ल बनती है इस तरीके से, ये एक्सटर्नल एंगल होता है। तो हेक्सागोन का ये एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। अगर आपने पीछे शक्ल वो आई थिंक 13.2 में थी तो 60 बनता है, तो π/3 बनेगा, ए बन जाएगा ये 9 ए। पेपर में आपने ये ABCs नहीं लिखने हैं, आपके पास 4 ऑप्शन हर पार्ट की यूं दी गई होंगी। से अभी 9वां है तो 9वें में अब ए है, तो ये हमने इसको डार्क कर देना है। ये मैंने एक का किया, जिसका बी था, 5वें का बी था, तो यूं डार्क कर दिया। तो ऐसे नंबर पीछे दिए गए होंगे 1 2 3 या रोमन में जो भी उसने नंबर दिए, आगे ABCs लगे हुए होंगे, ABCD जो भी आंसर होगा उसको आपने डार्क करना है। पेपर में आपने यूं करना है, ये ज़हन में रखिएगा। आंसर शीट पर सिर्फ ये 4 दायरे बने होंगे जी। हम पार्ट कर चुके हैं 9वां। 10वें पार्ट पर आ जाए। 10वां, if the incenter and the circumcenter of a triangle, incircle and the circumcenter of a triangle coincide, the triangle is जी। इक्वल साइड्स वाली जो होती है उसका अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल, वो दोनों जो हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोइंसाइड करेंगे कहाँ पर जी। if the incenter and the circumcenter जी, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो तीनों को टच करने वाला सर्कल बना दिया जाए या इन सेंटर सर्कल बना दिया जाए, दोनों एक ही बात होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है। तो ए पार्ट दुरुस्त है जी। 11th पार्ट है, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, the measure of the external angle of a regular octagon जी। वो हेक्सागन था, ये ऑक्टागन। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। इसका वो एंगल जो मैंने आपको पहले ये बताया, जब 8 साइड बनती है तो ये एंगल जो है ये और ऐसे खुलेगी, एंगल छोटा हो जाता है, 45 डिग्री होता है। तो π/4 ये वहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स की वहाँ पर आई थिंक 13.2 से पहले वहाँ पर इनकी फिगर्स दी हुई हैं जी। 12th पार्ट है जी। ट्वेल्थ पार्ट, और इसका देता है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स of the diameter, tangents drawn at the end points of the diameter of a circle A जी।
ऐसे एक सर्कल है, उसका डायामीटर है, अब यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे जिसका परपेंडिकुलर ये इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ये चीजें अब वहाँ प्रैक्टिकली हम करके आए हैं यहाँ पर। तो जिन्होंने जो साथ साथ कर रहे हो उन्हें बात पता चल रहा है। ये 12 का ए पार्ट, 12 का ए पार्ट जी। 13th है the lengths of two transverse tangents, the lengths of two transverse tangents to a pair of a circle। जी ये ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रा करें या डायरेक्ट ड्रा करें, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। वहाँ अगर आपने टॉपिक याद हो तो वहाँ इनकी कैलकुलेशन भी हमने की, तो कैलकुलेशन कराने का तरीका मैंने बताया, यहाँ उसने क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो बी इसका जो है दुरुस्त है। नेक्स्ट है सॉरी, इसके अंदर जो पार्ट है टोटल ये बनते हैं कितने, 18 पार्ट है। तो ये 13 था, 14 पार्ट है। हाउ मैनी 14th पार्ट, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो ये 14 हो जाएगा। ये एक सर्कल है, इफ यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू रब इट। तो ये आपने ये चीजें देखनी है, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, इसको रब नहीं कर रहा। ये वो मेथड है जिस तरीके से आपने पेपर के अंदर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सर्कल आपने वो इन सर्कल कर देना जो आपका आंसर होगा। तो ये 14 है। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी, तो यहाँ एक सर्कल है, इधर पॉइंट है, तो इससे कितने टेंजेंट, एक टेंजेंट जो है वो इधर से गुजरता है, एक जो है इधर से गुजरता है। इसके अलावा कोई और टेंजेंट इस सर्कल का इस पॉइंट से जो आउटसाइड लाई कर रहा है, सिर्फ ये दो टेंजेंट्स गुजर सकते हैं। तो बी आंसर आपका होगा, बी 14 था और आगे है 15। और 15 में if the distance between the centers of the two circles is equal to the sum of their radii। दो सर्कल है, उनके दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दोनों के रेडियस अगर आपस में ऐड कर लिए जाए तो कहता है देन द सर्कल्स विल बी, सर्कल एग्जैक्टली क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। क्योंकि जब दो सर्कल उनका रेडियस जो है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, ये R1 है, ये R2 है, इन दोनों को टोटल करें तो ये इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस हो जाएगा। अगर दो सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस उनके रेडियाई का सम हो तो इट मींस दे आर टचिंग विद ईच अदर। तो ये एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे बाहर से, तो लिहाजा सी आंसर जो है इसका होगा 15 का सी, 15 का सी। और आगे आ जाएगा 16 जी। 16 है if the two circles same I think we बात कह रहे हैं, if the two circle touches externally then the distance between their centers is equal to the उसी बात को अब उल्टा कर दिया, पहले सम का और फिर कहा कि वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। अब कह रहा है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये होगा सम ऑफ देयर रेडियाई। तो सेम है, ये इतना टेक्निकली अच्छा नहीं इसने दिया, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ उल्टा कर दिया है। अगर वो आपको आती है तो ये आ जाएगी, अगर वो नहीं आती तो ये भी नहीं आएगी। तो ऐसे ये अच्छे डिस्ट्रैक्टर नहीं है। क्वेश्चन जो है बनाने में टेक्निकल फॉल्ट है, ये दोनों क्वेश्चन जो है इनमें से एक नहीं होना चाहिए था। तो 16th का बी पार्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेश्चन चाहे वो आपके सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो क्वेश्चन के अंदर दो चीज उसकी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी रिलायबिलिटी होती है। तो अब ये जब क्वेश्चन आप इस तरह की इंफॉर्मेशन उसको रिपीट कर देते हैं तो वो फिर
उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है, दोनों चीज़ें जो है मशकूक हो जाती हैं। तो अच्छे क्वेश्चन बनाना पेपर सेटर के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है। पेपर सेटर जब एक क्वेश्चन पेपर बना रहा होता है तो उसको बहुत एहतियात से कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले वो पूछ चुका है और किस तरीके से, अगर सेम इन्फॉर्मेशन भी पूछनी हो तो ऐसे तरीके से पूछें कि स्टूडेंट को वो शक नहीं होना चाहिए कि ये वही बात रिपीट हो गई है। जी 17th है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स। दो सर्कल टच कर रहे हैं, यही से कि ये दो सर्कल टच कर रहे हैं, यहां से कितने टेंजेंट्स गुजर सकते हैं। टेंजेंट होता है द लाइन टचिंग द साइड, टचिंग द सर्कल। तो अब एक तो टेंजेंट इसका यहां से गुजर सकता है, एक इसका टेंजेंट यहां से गुजर सकता है और एक टेंजेंट यहां से भी गुजर सकता है, ये भी दोनों को टच कर रहा है। तो दे आर 3 टेंजेंट्स। तो ये आंसर इसका बनेगा बी, 17 का बी। 17 16 हुआ, ये 17 हुआ और इसका बी जो है ये दुरुस्त है। और लास्ट वन है 18, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल्स। दो सर्कल हैं, कहता है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, जो दो सर्कल है डिस्टेंट है, एक दूसरे के करीब नहीं है। तो जब एक दूसरे के करीब नहीं है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये इनके वो सेंट्रल पॉइंट है, यूं हमने इनको आपस में, ये डिस्टेंस है इनका। कहता है कि ये डिस्टेंट है, आपस में टच नहीं कर रहे हैं, दूर दूर बनाए हुए हैं। तो कहता है बताओ कितने कॉमन टेंजेंट्स इनमें से गुजर सकते हैं। अब कॉमन टेंजेंट्स इसमें से कितने गुजरेंगे? दो तो ये डायरेक्ट गुजर जाएंगे ना, ये वाले एक्सटर्नल, दो ये हो जाएंगे और दो ये भी हो जाएंगे। ये सारी इसको ऐसे टच करते हुए जो ट्रांसवर्स होता है, ऐसे टच करते हुए गुजारेंगे और फिर एक इधर से भी गुजार सकते हैं। तो कितने हो गए? एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये। तो दो उसमें से डायरेक्ट गुजरते हैं, दो जो है वो ट्रांसवर्स गुजरते हैं और टोटल तादाद हो जाएगी 4। काम पीछे प्रैक्टिकली आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का किया है तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्होंने ये काम नहीं किया तो उन्हें रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट्टा जो है वो मैथमेटिक्स में चलता नहीं है। ये पार्ट था 18th, और 18th पार्ट जो है इसका जो है वो सी दुरुस्त है। तो ये आपके आंसर हो गया सारे के सारे, ऑल ऑफ द 18th पार्ट। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल आंसर इस तरह तो बुक के एंड पर भी लगे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या सिंपली अगर आपने रट्टा लगाना है तो आप ये एक पेज पर ये मौजूद है, यहाँ से